हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में मैं एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 या 100 मार्क्स का हिंदी रखा है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावित किए गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको हिंदी व्याकरण से 3-4 वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, और उसी में से आपके चाहे 50 मार्क्स के हिंदी हो या फिर 100 मार्क्स के हिंदी हो, तो हिंदी व्याकरण से जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रहेंगे। तो आप दोनों इस वीडियो को ज़रूर देखें, चाहे आप 50 मार्क्स का हिंदी रखें चाहे 100 का रखें। और साथ में आगे आने वाले वीडियो की जानकारी अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्यवहारिक हिंदी से सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए, आपको पता होगा व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसा कि आपको पता होगा हिंदी व्याकरण शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने की क्रिया को ही जो है हिंदी व्याकरण में पढ़ा जाता है। तो व्याकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन भाषा भारत की संस्कृत है। संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का जो है विस्तार हुआ है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है, तो गो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा किसकी देन है? तो भाषा जो है वो सभ्यता की देन है, सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चौथा क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपको पता ही होगा हिंदी है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, वैसे उसको राजभाषा की सूची में रखा गया है। तो हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? देखिए, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो ये शब्दावली लेती है, शब्दावली। ऑप्शन नंबर गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो ध्वनि संकेत जो होता है ना, मानव मुख से जो निकलता है उसको भाषा कहता है, तो कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि मानक हिंदी के क्या तात्पर्य हैं? तो मानक हिंदी का तात्पर्य यही होता है कि साहित्य पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको कहा जाता है बोली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण या अक्षर आपको पता होगा 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में पूछा गया है ना, तो हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किसी रूप में, मतलब किस रूप में हुआ? यहाँ पे कहता है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है वो किस रूप में हुआ है? तो ये संकेत के रूप में हुआ है। पहले भाषा संकेत अर्थात इशारा से लोग आपस में बातचीत करते थे। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपको पता होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक में एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो उसमें लिपि पूछा गया है, जिसमें आपने हिंदी में अगर लिखा है तो देवनागरी दिए होंगे और इंग्लिश में रोमन। तो भाषा की सबसे लघु इकाई क्या होती है? तो देखिए, भाषा की सबसे लघु इकाई मतलब सबसे छोटा जो इकाई होता है वो वर्ण होता है, क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है और शब्दों के मेल से जो है वाक्य एवं भाषा का निर्माण होता है। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वो ऋग्वेद में जो है द्रष्टव्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है वो पाली है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं, जो साहित्य में प्रयुक्त होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, अवधि किसी उपभाषा की बोली है? तो अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाषा, पूर्वी। यहाँ पे किस होगा, किसी नहीं होगा, तो ये आप याद रखिएगा। फिर है, देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देव भाषा जो है वो आपका संस्कृत भाषा है। देवों की जो भाषा होती है वो संस्कृत है। वो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो निकला है ना वो आपका फारसी से निकला है। हिंदी किस भाषा की शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। उसके बाद संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप हैं वो 24 हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा का जन्म
किसी अपभ्रंश से हुआ है, मतलब किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं जिसमें टाइपिंग मिस्टेक आ गया। तो पंजाबी भाषा का जन्म कितने कहता है कि पंजाबी भाषा का जन्म जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपका पैसाची से, क इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो आपका पाली संस्कृत से, पाली प्राकृत से। उसके बाद यहाँ पे कौन सी भाषा लिंग भेद, कौन सी भाषा में जो है वो लिंग भेद नहीं, तो लिंग भेद जो नहीं है ये आपका हो जाएगा नेपाली और बिहारी में। नेपाली और बिहारी भाषा में जो है लिंग भेद नहीं है, तो इसका आंसर जो है ख हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा देख सकते ख, तीसरा और चौथा दोनों होगा इसका आंसर। 23 नंबर प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है वो ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि ही शायद वर्ण, ध्वनि नहीं होता है, मतलब वर्ण को अक्षर कहा जाता है। देखिए वर्ण का मतलब होता है अक्षर, तो अक्षर का मतलब अ का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब टुकड़ा होना, तो जो टुकड़ा नहीं हो, तो आगे देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है। तो ध्वनि में हो जाएगा अखंडित ध्वनि को, जो कि मतलब जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, वैसे ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। फिर 24 नंबर प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को जो है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका 24 का जो यहाँ पे देख सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो घ हो जाएगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वर्णों का समूह, यहाँ पे संकलन समूह नहीं, संकलन नहीं होता, क्रमबद्ध होना चाहिए, एक निश्चित वे में होना चाहिए, तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। फिर यहाँ पे वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो निश्चित अर्थ निकलता है, तो कि वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है, तो इसका आंसर क हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों की अंतिम चरण कौन सा है, तो 4 चरणों का जो अंतिम चरण है वो आपका अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है सौर सेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्ध मागधी और मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं, तो ये जो 5 भेद है ये आपका प्राकृत भाषा के 5 भेद है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो ये जो अपभ्रंश है उसका नाम है मागधी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौर सेनी अपभ्रंश से है, सौर सेनी, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत के बाहर हिंदी कौन से देशों में बोली जाती है, तो भारत के बाहर जो हिंदी है वो बर्मा, लंका और मॉरिशस, ट्रिनिडाड, मलाया, फिजी और सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, उपर्युक्त सभी, मतलब सभी जगह जो है हिंदी बोली जाती है। भारत के बाहर जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं तो लगभग सभी जगह रहते हैं और मतलब बोली भी जाती है जो हिंदी है वो, ये जो तीनों में जितने भी नाम देख रहे हैं वो सभी में बोली जाती है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है, तो श्रीलंका में जो है वो पाली भाषा को मागधी कहा जाता है, ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो देखिए रामायण महाभारत जो है वो सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, तो क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो आपको पता होगा कि पाली है, देश भाषा, तो पाली हो जाएगा, क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, तो ब्रज भाषा का जो उद्भव हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, क इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कहते हैं लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि जो कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लिपि जो कहते हैं यहाँ पे भाषा के लिखित रूप को ये भी नहीं हो जाएगा, किसी भी लिखित भाषा को ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गौ नंबर जो ऑप्शन है लिपि किसे कहते हैं उसमें भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की जो व्यवस्था की गई है उसी को लिपि कहते हैं, तो गौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि के लिए। फिर यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण जो है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो स्वतंत्र रूप में जो बोले जाते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि स्वर जो है दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर पे होते हैं, तो कहता है जो इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो क इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर। हिंदी में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं, आपको पता होगा, और आज से लेकर मतलब हर्षु दीर्घु तक, उसके बाद ए ऐ ओ और री,
आ हर्षी दीर्घी अरसु दीर्घ री और ए ऐ ओ तो 11 हो जाते हैं, तो क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 आप लोग याद रखिएगा, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं क ख ग फ में से कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है, तो क ख ग फ चार्ट हो दिया गया है, उसमें कहते हैं कौन सा अक्षर जो है वो उर्दू से लिया गया है, तो इसमें आप जो देख रहे हैं फ जो है वो उर्दू से लिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, तो देखिए दूसरी ध्वनियों या से मतलब की सहायता से लिखी जाती है, तो व्यंजन आपको बता ही दिया गया है, स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो है वो स्वर पे डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, तो स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो आपका ये पांचों वर्गों के आने वाले जो वर्णन होते हैं, पांचों वर्गों में आने वाले वर्णन, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया और पवर्ग हो गया, तो इसमें जो है जितने भी आते हैं वो स्पर्श वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ये पांचों वर्गों में आने वाले वर्णन, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण की संख्या मतलब वर्ण संख्या क्या है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या कितना है, तो 5 है। जैसे देखिए आप कवर्ग ले लिए तो क में 5 ठो है, क ख ग घ अंग, फिर चवर्ग भी लीजिएगा उसमें भी 5 ठो, टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये सभी में जो वर्ग वाले हैं तो वो उसमें 5 5 संख्या होती है। फिर उसके बाद 45 में क्वेश्चन है व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है, तो व्यंजनों के लिए जो वर्गीकरण निहित है वो मधुर एवं कठोर है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है अंतः अस्थ वर्ण कौन से हैं, तो अंतः अस्थ जो वर्ण है वो आपका याद रखना है, आपको अंतः अस्थ जो होता है वो य र ल व अंतः अस्थ है, अंतः अस्थ वर्ण है य र ल व। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन जो होते हैं वो आपका वर्ग के प्रथम जितने भी वर्ग के प्रथम अक्षर जो होते हैं, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, वो अघोष व्यंजन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। फिर हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन जो है वो आपको 48 का जो आंसर हो जाएगा जैसे अक्ष, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्म व्यंजन जिससे उष्मा निकलती है, जैसे तालव्य श और स, ये ग हो जाएगा, इसमें उष्मा की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 49 का ग। फिर आगे देखिए वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, मतलब जो भी वर्ग है जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, तो उसके पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो अल्प प्राण कहा जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अल्प प्राण कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो देखिए वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन जो कहलाते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं, मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण और द्वितीय और चतुर्थ जो है वो महाप्राण कहलाते हैं, को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो आपका वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है, तो व्यंजनों का क्रम आपको पूछा जा रहा है, तो देखिए पहले होता है आपका पहले देखिए जैसे कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये तो नहीं होगा, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा कहता है कि व्यंजनों का कौन सा क्रम, तो देखिए कवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, उसके बाद टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया और पवर्ग हो गया। देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ चवर्ग होना चाहिए क्योंकि क ख के बाद होता है च छ, फिर ट ठ, फिर त थ और फिर प फ, बाकी आप कोई भी सही नहीं देख रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पहले च छ वाला ले लिया फिर त थ, आपको पता है पहले क ख होता है तो इसको कवर्ग कहा जाता है, क ख में जितने भी अक्षर होते हैं, उसके बाद क ख के बाद होता है च छ, फिर होता है ट ठ, फिर होता है त थ और फिर होता है प फ, यहाँ पे पहला ही आंसर हो जाएगा सही, लेकिन यहाँ पे प नहीं होगा, यहाँ पे च होगा क्योंकि पवर्ग आगे दिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं, तो घोष व्यंजन में जो होते हैं वो आपका हो जाएगा वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, ये घोष व्यंजन में होते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन है, तो देखिए ह्रस्व स्वर हर्षी और हर्षु, तो ये ह्रस्व स्वर है, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व स्वर जो है 55 का हो जाएगा। निम्न में से कौन से ह्रस्व स्वर है,
स्वर पूछा गया है तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर आपका होगा ये हर्षु। देखिए ये या ये इसमें से कोई होगा, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सभी यहाँ दीर्घ स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर केवल ये है, बाकी ये सभी ह्रस्व ही है। और हर्षु मतलब ह्रस्व का मतलब है जिसमें कम उच्चारण हो, जिसमें कम जो है स्ट्रेस बल देना पड़े, और दीर्घी में ज़्यादा बल देना पड़ता है, जैसे ई और ई, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर। यहाँ पे यही टाइपिंग मिस्टेक है, ये दीर्घ स्वर होना चाहिए, तो ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है दीर्घ स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से है, तो देखिए 56 का मैं आंसर बता दूं तो 56 का हो जाएगा दीर्घ स्वर में आपका, देखिए आ गया, दीर्घी आ गया और दीर्घु आ गया ना, ऊपर में यहाँ पे दीर्घ स्वर ही होगा, यहाँ पे कंफर्म है। तो आ, दीर्घी और दीर्घु ये सब दीर्घ स्वर है, और अ, हर्षी, हर्षु जो है वो ह्रस्व स्वर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अल्प समय में बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, तो अल्प समय में जो स्वर बोले जाते हैं उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो ज़्यादा समय में बोले जाते हैं उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु का आपको पता होगा जो है अनुस्वार कहते हैं। केवल बिंदु, जैसे देखिए अ के ऊपर में ऐसे बिंदु लगाते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। जैसे चौ के मान लो ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो चौआ कर चा ऊपर अनुस्वार और द चांद ऐसे, लेकिन ये ऐसे लगा रहता है तो इसको चांद बिंदु कहते हैं। तो चंद्र बिंदु यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये नहीं पूछा, केवल बिंदु कहा गया है, तो बिंदु लगा रहता है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। फिर कहता है तो किस वर्ग में आता है, तो तो जो है वो तो थ द ध में आता है, तो तो देखिए तो थ द ध क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है, 59 का आंसर क हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है, तो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती जो माना गया है वो है आपका अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त वर्ण। फिर उसके बाद जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, अकारांत। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में ज्ञ जो है वो ज के बाद ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है निम्न में से किनका उच्चारण तालु से होता है, तालु, तो तालु से जो उच्चारण होता है वो आपको पता होना चाहिए उच्चारण स्थान, तो ये हो जाएगा जैसे ई, व, च, छ ज जो भी बोलते हैं च छ, तो ये तालु से बोला जाता है इसका उच्चारण, तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिक द्वारा होता है, तो नासिक द्वारा आपको पता होगा जैसे न, तो पंचम आ जाता है, तो इसका घ होना चाहिए नासिक द्वारा, देखिए घ ही हो जाएगा। वर्ग का जितना भी पंचम अक्षर है जैसे अंग, फिर य, न, तो ये सब नाक से बोला जाता है, तो इसका पंचम वर्ग के पंचम जो वर्ण होते हैं वो नासिक से बोले जाते हैं। उसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन है इस वीडियो का 65 नंबर क्वेश्चन, मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो देखिए मूर्धा से जो बोला जाता है वो आपका जैसे मूर्धंत स नाम ही है, जैसे तालव्य स तालु से, मूर्धंत स मूर्धा से, और दंत स दांत से, तो यहाँ मूर्धा से पूछा गया तो इसका आंसर ख हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।